ऐसी बात है? एक क्वेश्चन कल मिला था उफ्टीन कंपनी के नाम से। उफ्टीन कंपनी मिलता है ऐसा क्यों क्वेश्चन? उफ्टीन कंपनी जो चैप्टर 17 के आपको पूरे नोट्स शेयर किए हैं उसमें शायद ये क्वेश्चन नंबर 20 है। जो पूरे नोट्स चैप्टर 17 के आप लोगों को मिले हैं उसमें ये क्वेश्चन नंबर 20 है उफ्टीन कंपनी के नाम से। पूरे एक पेज का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। मीन एनपीवी का क्वेश्चन कितना कू होता है आज से हम ये देखना शुरू करेंगे। मीन अब हम बड़े बड़े एनपीवी के क्वेश्चन की सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, उनके अंदर से सिर्फ कुछ एक एडजस्टमेंट नहीं सीखेंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट हम पूरा ले चुके हैं। इसका करना क्या आपको? रिक्वायरमेंट 1, प्रिपेयर अ रिवाइज्ड ड्राफ्ट इवैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल and comments on its financial acceptability. Prepare a revised draft evaluation of the investment proposal and comments on its financial acceptability। क्योंकि अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दी गई है तो आपने क्या करना है, इसका रिवाइज्ड ड्राफ्ट बनाना है। मीन ये शायद गलत बनी हुई है, आपने ठीक करके बनानी है, और इसकी फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर आपने कमेंटिंग करनी है। मीन बताना है कि आइदर ये प्रपोज़ल, ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो क्वेश्चन 20 है उफ्टीन कंपनी के नाम से। जी देखते हैं कि पार्ट बी क्या है, 2 है, हमें नहीं पता क्या है। पहले हम पहली रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे फिर उसकी तरफ जाएंगे। उफ्टीन कंपनी इज़ अ लार्ज कंपनी विच इज़ लिस्टेड ऑन अ मेजर स्टॉक मार्केट। The company has been evaluating an investment proposal to manufacture product K3J. The company product manufacture करती है K3J. The initial investment of rupees 1.8 million will be payable at start of the first year of operation. इसका क्या मतलब सर? At start of the first year. Year 1 का start mean year 0. तो ईयर 0 में इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। द फॉलोइंग ड्राफ्ट इवैल्यूएशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय अ जूनियर एम्प्लॉय। इसमें इनको इनके मसले हो सकते हैं। ईयर्स 1 2 3 4, सेल्स यूनिट्स दिए गए हैं पर ईयर। ईयर 1 2 3 4 डिफरेंट यूनिट्स हैं, सेम नहीं है। सेलिंग प्राइस रुपीज़ पर यूनिट, ईयर 1 2 3 4 डिफरेंट प्राइसेस हैं। वेरिएबल कॉस्ट रुपीज़ पर यूनिट, डिफरेंट पर यूनिट है, तो यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके सेल भी आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी। द अबव सेलिंग प्राइसेस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हैव नॉट बीन इन्फ्लेटेड। इनके अंदर इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं है। तो देखना अगर इन्फ्लेशन का इफेक्ट है तो हमें वो ले के फिर कैलकुलेट करना पड़ेगी। और उसने आगे इवैल्यूएशन दे दी जी, सेल रेवेन्यू उसने 4 सालों के ये कैलकुलेट किए हैं, वेरिएबल कॉस्ट ये कैलकुलेट की है, फिक्स कॉस्ट ये कैलकुलेट की है जो कि सेम आ रही है एवरी ईयर। इंटरेस्ट पेमेंट्स भी उसने ली हैं, और नीचे उसने शायद एनपीवी कैलकुलेट की है। क्या ये बात ठीक की है उसने? नहीं। क्यों? इंटरेस्ट और डिस्काउंट फैक्टर के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होता है, तो इसको एज ए कैश आउटफ्लो हम नहीं लेते। क्यों? ये फाइनेंसिंग कैश फ्लो है। और कौन से 3 फाइनेंसिंग कैश फ्लो में एज ए कैश आउटफ्लो नहीं लेते? लोन इशू हुआ है या फिर रिडीम किया आपने, डिबेंचर इशू हुए हैं या रिडीम हुए हैं, डिविडेंड और शेयर इशू या रिडम्पशन। मीन ये 4 फाइनेंसिंग कैश फ्लो को हम एनपीवी में एज ए कैश फ्लो कंसीडर नहीं करते। क्यों? ये चारों की चारों चीज़ें डिस्काउंट फैक्टर के अंदर इंक्लूड होती हैं। कैसे इंक्लूड होती हैं वो चैप्टर 12 में जाके पढ़ेंगे। ठीक हो गया? तो ये बात गलत की हुई है इसने। उसके बाद उसने कैश फ्लो बिफोर टैक्स निकाल लिए, मीन प्रॉफिट शायद निकाल लिया। उस पर उसने टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन माइनस की, मीन डेप्रिसिएशन भी है इसका मतलब है, तो उसके पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ गए। उस पर उसने टैक्स कैलकुलेट किया और टैक्स ईयर 2 3 4 में लिखा है, 1 में नहीं लिखा हुआ, क्यों पता नहीं। और उसके बाद नेट कैश फ्लोज आ गए
और उन पे डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर दिया, तो क्या इस रास्कल ने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया? नहीं, तो ये भी एक गलती है। और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू आ गई आपके पास। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज उसने ले लिया, जिसमें कॉस्ट ऑफ मशीन है आपके पास, और एनपीवी उसने निकाल दी 738 मीन ऊपर जो जितनी भी पीवीज दिए गए हैं उनको ऐड करके शायद उसने ये 2538 निकाला। इसको उसने कंपेयर कर लिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आपके पास उसने एनपीवी कैलकुलेट कर दी 738 पॉजिटिव। लेकिन क्या ये एनपीवी ठीक है? नहीं। क्यों? एक तो इंटरेस्ट इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया हुआ है और दूसरा डेप्रिसिएशन को ऐड बैक नहीं किया। अभी तक ये दो बातें हमें समझ आएंगी। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। द जूनियर एम्प्लॉय आल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Relevant fixed costs are forecast to be rupees 150,000 per year, और ऊपर 155 आ रही थी और एवरी ईयर सेम आ रही थी। सेल एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम्स आर द सेम एंड नो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज हेल्ड। इन वॉल्यूम सेम ही है। द कारपोरेशन टैक्स रेट इज 22% पर ईयर। टैक्स रेट कितना है? 22% पर ईयर। एंड टैक्स लाइबिलिटी आर पेएबल 1 ईयर इन अरियर्स। ये अंडरलाइन करेंगे, इन अरियर्स। इन अरियर्स का मतलब क्या होता है? करंट ईयर का जो टैक्स की पेमेंट है वो नेक्स्ट ईयर में पे होगी। मीन ईयर 1 का टैक्स जो है वो हम ईयर 2 में लिखेंगे कि उसका कैश आउटफ्लो कहाँ पे होना है? ईयर 2 में। 2 के टैक्स का हम ईयर 3 में लिखेंगे। 3 के टैक्स की अमाउंट कैश आउटफ्लो ईयर 4 में लिखेंगे, और 4 का जो टैक्स की अमाउंट है वो हम फिर ईयर 5 में लिखेंगे। तो शायद ये एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए हमें 5 सालों के डाटा को कंसीडर करना है रादर दैन 4 ईयर्स। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? चौथे साल का जो टैक्स है वो कहाँ पे आ रहा है? 5 साल, तो उसकी फिर डिस्काउंटिंग तो हम करेंगे ना, फिर जाके एनपीवी निकलेगी ना। कैश आउटफ्लो होगा चौथे साल का, लेकिन वो कहाँ पे लिखा जाएगा? 5वें साल में। तो डिस्काउंटिंग तो उसकी करके फिर ही एनपीवी कैलकुलेट होगी। और यहाँ पे क्या 5वां साल उसने लिया है? नहीं, उसने इनकॉर्पोरेट नहीं किया। दिस मीन हमें कैलकुलेशन करते वक्त ईयर 5 तक कैलकुलेशन करना पड़ेगी। क्यों? चौथे साल का जो टैक्स पेमेंट है वो होनी 5वें में है, तो उसको फिर 5वें में लिख के डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करते होगा, फिर हम ईयर 5 का अप्लाई करेंगे ना उसके ऊपर। तो इंटरेस्ट वाली भी एक बात गलत थी, डेप्रिसिएशन ऐड बैक नहीं की, वो भी बात गलत है। और यहाँ पे 5वें साल को कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं किया गया फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ ईयर 4 टैक्स। क्या ख्याल है? इसलिए ईयर 1 में टैक्स नहीं आ रहा था, क्योंकि 1 का 2 में, 2 का 3 में, 3 का 4 में, तो 4 का कहाँ पे जाएगा? ईयर 5 में है। तो इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड ना। चलें जी, और क्या बातें हैं? Aftin company can claim tax allowable depreciation of 25% per year on a reducing balance basis on the initial investment। और डेप्रिसिएशन भी रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे आएगी। उसने 450 शायद स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लिखी हुई थी। क्या कहला? जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस पे तो डेप्रिसिएशन कमिंग ईयर की कम होती चली जाएगी ना, क्योंकि आपने WDV पे निकालना है नेक्स्ट 25%। A balancing charge or allowance can be claimed at the end of the 4th year। इसका क्या मतलब है? कि पहले 3 सालों की आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, और जितना भी बैलेंसिंग अमाउंट बच जाएगी चौथे साल की, वो सारी की सारी डेप्रिसिएशन होगी। इस लाइन का क्या मतलब है? कि आखिरी साल की जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होगी? जो WDV होगी। मीन पहले साल आप डेप्रिसिएशन निकालोगे 1.8 मिलियन इंटू 25%। दूसरे साल जो WDV बचेगी उसका 25%। तीसरे साल जो WDV बचेगी उसका 25%। और चौथे साल में जो भी WDV बची है वो सारी की सारी क्या होगी? डेप्रिसिएशन में जाएगी, चाहे जितनी भी अमाउंट है। क्या कहला है? इस लाइन का मतलब समझाता है? द बैलेंसिंग चार्ज और अलाउंस कैन बी क्लेम्ड एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। It is expected that selling price inflation will be 4.2% per year। और उसने ठीक है सेल रेवेन्यू इंक्रीजिंग शो किया हुआ, लेकिन पता नहीं इन्फ्लेशन चार्ज किया या नहीं किया।
4.2%। इस मीन इन्फ्लेशन निकालने के लिए हम 1.042 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ख्याल है? 1.042 से। कल वाले क्वेश्चन में 7% था तो 1.07 से मल्टीप्लाई किया था इन्फ्लेशन के लिए, तो आज क्या करेंगे? 1.042 से। वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेशन विल बी 5% पर ईयर एंड फिक्स कॉस्ट इन्फ्लेशन विल बी 3% पर ईयर। फिक्स कॉस्ट पे भी इन्फ्लेशन है और ऊपर 155 सेम आ रही थी। शायद इसने पहले साल में तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट ले लिया था, अगले सालों में इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं लिया था। क्या कहला? द इन्वेस्टमेंट हैज़ नो स्क्रैप वैल्यू, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। द इन्वेस्टमेंट विल बी पार्शली फाइनेंस्ड बाय ₹1.5 मिलियन लोन एट 10% पर ईयर। और 1.8 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है जिसमें 1.5 मिलियन जो है वो लोन के थ्रू आपने लिया है। तो क्या ये लोन को एज ए कैश फ्लो आपने कंसिडर करना है? नहीं। क्यों? इन्वेस्टमेंट ही 1.8 मिलियन की आपने बस कंसीडर करनी है, लोन को एज ए सेपरेट कैश फ्लो आपने कंसीडर नहीं करना। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? Oftin company has a weighted average cost of capital of 12% per year। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 12%। गुड लक एवरीबॉडी, एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। सेल रेवेन्यू आपको ठीक निकालना है इन्फ्लेशन के साथ, वेरिएबल कॉस्ट आपको ठीक निकालनी है, फिक्स कॉस्ट आपको ठीक निकालनी है, डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करके प्रॉफिट निकालना है, टैक्स चार्ज करके डेप्रिसिएशन ऐड बैक करनी है।
विद इन्फ्लेशन 150 का 3%। आओ मिलके करते हैं। मुझे ज़रा यूनिट्स बताइएगा, ईयर 1 2 3 4 के कितने कितने हैं? 95,000, 100,000, 150,000 और 150,000। आप ज़रा सेलिंग प्राइस मुझे ईयर 1 की बताइएगा। 25, 25, 26, 27। इन्फ्लेशन रेट है सेल का 4.2%। क्या कहला है? तो पहले साल के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.042 रेज टू पावर 1 के साथ, तुम्हारे पास सेल रेवेन्यू आ जाएगा पहले साल का। ठीक हो गया। अब दूसरे साल में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.042 रेज टू पावर 2 के साथ। कल वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यही जो अमाउंट निकल रही थी उसी के ऊपर इन्फ्लेशन इफेक्ट डाल रहे थे। क्यों? वहाँ पे यूनिट सेम थे, प्राइस भी सेम थी इनिशियल। यहाँ पे हर साल की प्राइस भी डिफरेंट है और यूनिट भी डिफरेंट है, इसलिए हम उसी अमाउंट के ऊपर इन्फ्लेशन चार्ज नहीं कर सकते। क्यों? इस अमाउंट में तो यूनिट 95,000 है और प्राइस 25 है। यहाँ पे जब हमने इन्फ्लेशन निकालना है उसमें यूनिट 100,000 हो गए हैं, तो इसलिए उस अमाउंट पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट हम नहीं डाल सकते। इन्फ्लेशन पहले साल का रेज टू पावर 1 के साथ, दूसरे साल का रेज टू पावर 2 के साथ, तीसरे साल का रेज टू पावर 3 के साथ और चौथे साल का रेज टू पावर 4 के साथ। आप समझ आती है बात? हाँ, या यूं करो कि ये जो प्राइस है सिर्फ इस पे इन्फ्लेशन चार्ज करो, उस प्राइस को इस यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो सेल आ गया। अब दूसरे साल में उस प्राइस के ऊपर जो है वो 1.042 मल्टीप्लाई करके यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करके निकाल लो। फिर दूसरे साल की जो प्राइस इन्फ्लेटेड थी उसको 1.042 के साथ मल्टीप्लाई करके यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो सेल आएगी। या बेस्ट क्या है कि ये आपके पास यूनिट्स हैं, ये एवरी ईयर की प्राइस है और इन्फ्लेशन का इफेक्ट पहले साल 1.042 रेज टू पावर 1, दूसरे साल डबल इफेक्ट, तीसरे साल ट्रिपल इफेक्ट, चौथे साल 4 इम्पैक्ट आने हैं इन्फ्लेशन के। क्या कहला है? सो इसको करेंगे इंटू 1.042 रेज टू पावर 3 इंटू 1.042 रेज टू पावर 4। ये बात समझ आती? अब ज़रा मुझे वैल्यूज़ बता दो, चारों वैल्यूज़ कैलकुलेट करके बता दो मुझे। 2475, नेक्स्ट 2714, राउंडिंग कर रहे हैं हम, पूरी अमाउंट लेनी है। ये कितना है फिर? 1000 है। 247 और ये 750। ठीक है। नेक्स्ट फिगर बताएं। 2714 410। नेक्स्ट फिगर 4242 623। नेक्स्ट फिगर बताएं। 4412 12324। नेक्स्ट 477 4478। क्या कहला है? यही फिगर्स हैं सेल की, यही फिगर हैं। पुट कर दूं मैं उठा के यहाँ से। सो ईयर 1 की हमारी सेल है 2474750। ओ यार 8 रुपये 4 रुपये क्या हो गया? कम ऑन। सो पहले साल की हमारी सेल है 2474750, 2474750। दूसरे साल की सेल है 2714
410 और नेक्स्ट है 4412 328 और नेक्स्ट है हमारे पास 4774 478। अब वेरिएबल कॉस्ट निकालने, क्या ख्याल है? वर्किंग 2 और ईयर 1 2 3 4 यूनिट्स यही रहेंगे, क्या ख्याल है? 95,000 100,000 150,000 एंड 150,000। प्राइस मुझे बता दें ईयर 1 की 11, ईयर 2 की 12, ईयर 3 की 12, ईयर 4 की 13 और इसका इन्फ्लेशन था 1.05 1.05 1.05 1.05 रेज टू पावर 1 2 3 एंड 4। सर ये पार क्यों लगा रहे हैं? पार नहीं लगाएंगे तो हर साल वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं आएगा। मीन दूसरे में पहले वाला इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डाल के अपना उसका इन्फ्लेशन, तीसरे में दूसरे का इम्पैक्ट डाल के अपना इन्फ्लेशन और चौथे में पिछले 3 सालों का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डाल के उसका अपना इन्फ्लेशन। इसलिए हम पार लगा रहे हैं। ये बात समझ आती? वैल्यूज़ दे दें प्लीज़ मुझे चारों। 1097 250 1323 000 208 3725 2370 273। अगर आप मुझे इजाज़त दो तो मैं ये फिगर्स को राउंड ऑफ कर लूँ। ये मैं 5 अगर कर दूँ, ये उतार दूँ, ये मैं उतार दूँ, ये मैं उतार दूँ और ये भी मैं उतार दूँ तो ज़िंदगी आसान होगी। क्या कहला है? अब वेरिएबल कॉस्ट हम अगर राउंडिंग ऑफ करके ले लें तो 1097 आ गई। 1097 पॉजिटिव नेगेटिव, 1323 नेगेटिव, 2084 करूँगा ना? क्या ख्याल है? 5 से ऊपर है तो राउंडिंग ऑफ एक डिजिट बढ़ा दो ना, 2370। ऐसी है? ओके जी। वर्किंग 3 फिक्स कॉस्ट, और वो बड़ी आसान सी बात है, शायद उसकी वर्किंग की ज़रूरत ही नहीं है। 150,000 है इंटू कितने परसेंट है? 3%। 1.03 कितना आया? 154,000 और इसी को ही 154,500 को इंटू 1.03 अब कर दो कि उसमें यूनिट नहीं है तो क्या आ गया? 159.35 और 159,135 को मल्टीप्लाई कर दो 1.03 से तो ये क्या आया? 164,000 पूरा और 164,000 को मल्टीप्लाई बाय 1.03 कर दो तो 168,826। वो ठीक है, इधर बताओ ये क्या है? 168826। सर इधर आपने पार क्यों नहीं लगाई इनकी? क्योंकि इधर वही अमाउंट उसके अंदर ऑलरेडी पिछले साल का इन्फ्लेशन का इफेक्ट था तो हमने 1 साल का ही लिया। इसके अंदर ऑलरेडी पिछले 2 सालों का इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ गया तो इसलिए हमने 1 साल का ही लिया। क्या कहला है? या फिर सिंपली क्या करो, 150 150 150 150, इसकी पावर 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 करो, फिर भी यही वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये फिगर उठा दो, 155 आ गया पहला। क्या कहला है? 155, दूसरा 159, 164 और 169। अब आगे बात डेप्रिसिएशन की। वर्किंग 4 खोलें।
तो देखिएगा हमारी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 1.8 मिलियन, ऐसा। ईयर 1 की डेप्रिसिएशन अगर आप देखें तो वो आपकी होगी जी 18 मिलियन इंटू 25%, कितना बना, 450,000। ठीक हो गया। और उसके बाद WDV मुझे बता दें कितनी बनी, 1350,000। तो नेक्स्ट ईयर 2 की जो आप जो है वो चार्ज करोगे 25% इसका 1350 का, वो कितना बना, 337,500। क्या ख्याल है, तो ये माइनस क्या था आपके पास, WDV आ गई 1012,500। तो ईयर 3 का एट द रेट ऑफ 25% कितना आ गया, 253125। ये माइनस क्या था आपके पास, WDV कितनी आ गई, और यही आपकी जो है वो ईयर 4 की डेप्रिसिएशन है। क्या ख्याल है, 759,375, ताकि एंड पे ज़ीरो बच जाए। तो यहाँ से डेप्रिसिएशन उठाओ, 450 आ गई पहले साल की। उसके बाद आई कितनी, 337.5338 ले लूँ मैं, 253,759। अब आपके पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और तो नहीं कोई एक्सपेंस रह गया, और तो नहीं कोई एक्सपेंस रह गया, नहीं रह गया, नहीं रह गया। इंटरेस्ट आपने लेना नहीं है। क्या ख्याल है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करके दे दें प्लीज़ मुझे। ईयर 1 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 773, ईयर 2 का 894, 1911, नेक्स्ट 1476। टैक्स चार्ज करो एट द रेट ऑफ 22%। 773 का 22%, 169 आउटफ्लो है, लेकिन उसने कहा इन अरियर्स है, इन अरियर्स है। तो ये कहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा। अब 894 का 170 है, और 894 का 22%, 197। नेक्स्ट 1911 का 420, और नेक्स्ट 1476 का 325। इसलिए हमें ईयर 5 बनाना पड़ा। इन अरियर्स का मतलब क्या है कि ईयर 1 का ईयर 2 में पे होगा, 2 का 3 में, 3 का 4 में, और 4 का 5 में। जी अब हम ऐड बैक कर दें डेप्रिसिएशन को। क्या ख्याल है, डेप्रिसिएशन हमारी जो है वो 450 हमने यहाँ पे ऐड बैक करना है, 338 यहाँ पे ऐड बैक करना है, 253 यहाँ पे ऐड बैक करना है, 759 यहाँ पे ऐड बैक करना है। बाकी काम आगे करके प्लीज़ NPV कैलकुलेट करें ज़रा, सारी PVs भी निकालें और NPV भी निकालें।
जो कुछ लोग सीधे नहीं होते, उनकी फिगर्स लाइन वाइज सीधी नहीं आती, क्योंकि खुद सीधे नहीं है ना, तो वो साथ कोशिश करें पेपर में अगर लेड पेंसिल ले जाएं और बीच में यूँ लाइनें लगा लें। हाँ, जो लोग सीधे हैं उनको ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, बड़े सीधे साधे हैं, उनकी लाइनें सीधी होती हैं। हाँ, जो सीधे नहीं हैं वो लेड पेंसिल साथ ले जाएं और यूँ लाइनें लगा लें बीच में। तो ये 170 ईयर 1 का टैक्स था, 197 ईयर 2 का, ये ईयर 3 का और ये ईयर 4 का। ये भी हमने 1000 में ले ली ना फिगर, 1800। जी, नेट कैश फ्लो ईयर 1 का बताइएगा ज़रा। नेट कैश फ्लो ऑफ ईयर 1 122 3 325 नेगेटिव, और डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% मुझे बताइएगा ज़रा। 0.89 795 ठीक हो गया। 636 है। 1092 पहले साल की पीवी है, 1092 847 10 1400 1152 53 184 नेगेटिव। तो 2508,000 आपकी पॉजिटिव एनपीवी आ रही है। 2508,000 पॉजिटिव एनपीवी आ गई। क्या ख्याल है? उसने क्या निकाली थी? 738 पॉजिटिव, हमारी और बढ़ गई। नहीं, 738 हमारी 2508 आ गई। ये बात समझ आती है? रिक्वायरमेंट 2, एक्सप्लेन एनी 2 रिवीजन्स यू हैव मेड टू द ड्राफ्ट इवैल्यूएशन इन पार्ट ए अबव। कोई सी 2 रिवीजन बतानी है, तो एक रिवीजन आप बता दो जी कि एक तो उसने डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चार्ज की हुई थी, जबकि चार्ज होनी थी अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दूसरा, उसने इंटरेस्ट जो है एज ए कैश फ्लो लिया हुआ था, जबकि इंटरेस्ट क्या है? फाइनेंसिंग कैश फ्लो, एंड इट इज़ ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इनटू डिस्काउंट फैक्टर, सो नो नीड टू अकाउंट फॉर एज कैश फ्लो इन एनपीवी। तीसरा, एंड इन्फ्लेशन आप बात कर दो कि सेल और वेरिएबल कॉस्ट का इन्फ्लेशन उसने ठीक नहीं चार्ज किया हुआ था। चौथा, फिक्स कॉस्ट का इन्फ्लेशन उसने जो है वो सेम एवरी ईयर लिया हुआ था, प्रीवियस ईयर का इफेक्ट नहीं आ रहा था। डेप्रिसिएशन ऐड बैक नहीं की हुई थी। मतलब कोई 2 बतानी है, हमारे पास तो बड़े सारे मसले निकल आए। क्या कहला? तो क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि उसने आपको एनपीवी कैलकुलेट करके दी हुई है और आपको कहा है कि आप क्या करो, जो नीचे इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली इसको करेक्ट करो। हाँ, ऊपर कैलकुलेट ना की होती और हमसे कहा जाता कि एनपीवी कैलकुलेट करके बताएं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं की जाए, तो हम बता देते। अच्छा, उसने रिक्वायरमेंट 1 देखिएगा क्या है। प्रिपेयर अ रिवाइज्ड ड्राफ्ट इवैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड कमेंट ऑन इट्स फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी। सो एज
the corrected NPV is a positive 2,508,000, so this investment should be accepted. क्या कहला, ये लाइन भी साथ आप लिखोगे as project corrected NPV is positive 2,508,000, therefore investment should be made या accepted. क्यों समटाइम ये इतनी अंग्रेजी एक लाइन लिखने का भी एक नंबर होता है, इसलिए एक नंबर हमने एग्जामिनर को दे नहीं आना, उसे मार्क्स हमने छीन के लाने हैं सारे। बागजो कल हम एक और अच्छा सा बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे एनपीवी के ऊपर, और आगे अब यही काम चलता रहेगा। पेबैक पीरियड, एनपीवी, आईआरआर कॉन्सेप्चुअली हम कवर कर चुके हैं। मीन आप इतने प्रिपेयर हो चुके हो कि अगर आपको एनपीवी का पेपर में क्वेश्चन मिले तो आप उसमें से 70 to 80% मार्क्स ले लोगे, लेकिन हमें इस क्वेश्चन से 100% मार्क्स लेने हैं। क्यों? ये 100% मार्क्स हमारे बाकी जो वीक क्वेश्चन होंगे उनको सपोर्ट देते हुए पेपर पास करने में हेल्प देंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन 21 बेजर पीएलसी। क्वेश्चन 21 बेजर पीएलसी। यहाँ देखते हैं कि एनपीवी पे कितना को बड़ा क्वेश्चन किस तरह का टेस्ट हो सकता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। एक ही रिक्वायरमेंट है, सिर्फ एक लाइन की। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रपोज्ड न्यू प्रोडक्ट लाइन, वर्क टू द नियरेस्ट मिलियन। क्या करना आपको? एनपीवी कैलकुलेट करनी है मिलियंस में कैलकुलेशन करते हुए। जैसे हम थाउजेंड्स में करते थे तो मिलियन में भी की जा सकती हैं। ये एसी क्यों नहीं चल रहा? और खैर मर जाए तो क्या होता है, मेरी तो खैर है, आप लोग वैसे भी पढ़ लोगे। सो क्वेश्चन 21 है हमारे पास, बेजर्स पीएलसी। तो क्या करना आपको? एनपीवी कैलकुलेट करनी है। आज ही कैलकुलेट करते हैं। बेजर पीएलसी, a manufacturer of car accessories, is considering a new product line. कंपनी कार एसेसरीज बनाती है और एक नई प्रोडक्ट लाइन बनाने जा रही है। This project would commence at the start of Badger PLC's next financial year and run for 4 years. नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट होगा और 4 साल तक प्रोजेक्ट चलेगा। मीन एनपीवी की कैलकुलेशन के लिए हमें ईयर 0, 1, 2, 3, 4 क्या कहला है। बेजर पीएलसीज नेक्स्ट ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2013। 2013 ही नज़र आ रहा है ना, 12 वैसे 13 कर लें प्लीज़। सो बेजर पीएलसीज नेक्स्ट ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2013। दिस मीन ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा स्टार्ट ऑफ 13, तो ईयर 1 2013, ईयर 2 2014, ईयर 3 14 और ईयर 4 क्या होगा 2016। ठीक हो गया। करंट ईयर फिर क्या है? अभी हम कहाँ पे हैं? 2012 में। मी नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में स्टार्ट होना है, दिस मीन अभी हम 2012 में हैं, तो नेक्स्ट ईयर क्या है 2013। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द प्रोजेक्ट। A feasibility study costing ₹8 million was completed earlier this year, but will not be paid for until March 2013. The study indicated that the project was technically viable. Feasibility study क्या है? Like research and development. मीन एक प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा आएगा, कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, ये प्रोजेक्ट वाकई ही हो सकता है रियलिस्टिकली या नहीं हो सकता,
तो इसका ये जो एक प्लान प्रिपेयर किया जाता है कि वाकई ये प्रोजेक्ट वायबल मीन करना ठीक है या नहीं, उसे क्या नाम देता है, फिजिबिलिटी स्टडी। ऑलरेडी हो चुकी है, क्या कहला है। इस स्टडी के बाद डिसाइड किया जाएगा कि अदर ये प्रोजेक्ट चलाया जाए या ना चलाया जाए। तो अगर हम नहीं चलाते तो क्या ये कॉस्ट अवॉइड हो सकती है? नहीं, ये क्या है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, या ये क्या है, संक कॉस्ट जो ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, पेमेंट उसकी बेशक मार्च 2013 में आपने करनी है, लेकिन ये कॉस्ट कमिटेड हो चुकी है, मीन पे आपने करनी है, चाहे आप प्रोजेक्ट चलाओ ना चलाओ। तो ये क्या है, इररेलेवेंट। क्या ख्याल है, संक कॉस्ट हमने पढ़ा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उसके अंदर एग्जाम्पल में फिजिबिलिटी स्टडी भी लिख लेना है। क्या ख्याल है, ये बात समझ आती है? रेलिवेंट नहीं, क्या है, इररेलेवेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफ बैजर PLC प्रोसीड्स विद द प्रोजेक्ट, it would need to buy new plant and machinery costing rupees 180 million to be paid for at the start of the project. ठीक है, initial investment 180 million की आपकी। It is estimated that the new plant and machinery would be sold for rupees 25 million at the end of the project. ठीक है, residual value लास्ट ईयर में एज ए इनफ्लो आएगा 180, ईयर 0 में एज ए आउटफ्लो आएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या ख्याल है? ओके, इफ बैजर PLC अंडरटेक द प्रोजेक्ट, इट विल सेल एन एग्जिस्टिंग मशीन फॉर कैश एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर रुपीज 2 मिलियन। तो आपके पास भी एग्जिस्टिंग मशीन भी पड़ी है, और अगर आप इस प्रोजेक्ट में जाते हो तो एग्जिस्टिंग मशीन आप सेल कर दोगे। कब? एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मीन ईयर 0 में। तो ईयर 0 में ये ओल्ड मशीन की सेल का कैश इनफ्लो भी आएगा 2 मिलियन से। क्या कहना? मीन इस प्रोजेक्ट पे जाते हो तो एग्जिस्टिंग मशीन सेल करोगे ना, वरना नहीं। क्या कहला? तो रेलेवेंट है। क्या कहला? तो इनफ्लो आएगा कहाँ पे? एट स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? ईयर 0 पे। सो 180 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, 25 मिलियन की रेजिजुअल वैल्यू है, ये 180 आउटफ्लो 25 इनफ्लो, और ईयर 0 में हमें जो है वो ओल्ड मशीन से भी आएगा कितना? 2 मिलियन। ओके, दिस मशीन हैड बीन शेड्यूल्ड फॉर डिस्पोजल एट द एंड ऑफ 2016 फॉर रुपीज 1 मिलियन। मीन अगर हम इस प्रोजेक्ट पे ना जाते तो इस मशीन ने एंड ऑफ 2016 में 1 मिलियन का डिस्पोज होना था। मीन 1 मिलियन हमें 2016 में मिलना था। हम प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं तो आज ही 2 मिलियन मिल रहा है, लेकिन ये 2 मिलियन मिल रहा है तो 1 मिलियन जो 2016 में मिलना था वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो रही है। क्या कहला? तो ओल्ड मशीन का ठीक है, कैश इनफ्लो 2 मिलियन ईयर 0 में है, लेकिन साथ एक अपॉर्चुनिटी रेलेवेंट कॉस्ट भी है, तो वो 2016 में एज ए आउटफ्लो भी 1 मिलियन लिखेंगे। क्या मिलना यहाँ से 1 नहीं था। हाँ, आज अगर सेल कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है, लेकिन वो 1 फिर नहीं मिलेगा, तो वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट होती है। तो ईयर 0 में ओल्ड मशीन का कैश इनफ्लो 2 लिखेंगे, और ईयर 16 में कैश आउटफ्लो लिखेंगे 1 से, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस हो रही है। बात समझ आती है? रेलेवेंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होगा इस क्वेश्चन के अंदर। इनफैक्ट पूरा का पूरा रेलेवेंट कॉस्ट यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा। ऊपर हमें अभी तक संक कॉस्ट मिल चुकी है, क्या कहला, और हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल गई। मार्केट रिसर्च, इंडस्ट्री कंसल्टेंट्स हैव सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Market size for the product is rupees 1100 million in 2012। मार्केट साइज का मतलब क्या है? हमारे जैसे बाकी सारे बिजनेस जो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, सब की सेल जो है वो कितनी है? 1100 2012 में। तो आपने देखना है आपका मार्केट शेयर क्या है। मार्केट शेयर मीन इसमें से आपकी सेल कितनी है। ठीक है, मार्केट साइज का मतलब क्या है? आपकी सेल नहीं, मार्केट के अंदर जितने भी बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, आप जैसे जो ऐसी प्रोडक्ट सेल करते हैं, सब की सेल 2012 की कितनी है? 1100।
लेकिन आपकी सेल 1100 नहीं है, आपकी सेल, आपका मार्केट शेयर कितने परसेंट है? 10% है, जिसका 10% है, 7% है, जिसका 7% है, 15% है, जिसका 15% है। 2012 में मार्केट साइज 1100 है। द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 2% पर एनम, और मार्केट जो है वो 2% पर एनम से ग्रो होगी। मीन 2013 में 2% से ग्रो होगी, 2014 में 2% से ग्रो होगी, 15 में और 2%, 16 में और 2%, प्रीवियस का 2%। क्या ख्याल है? मार्केट शेयर प्रोजेक्शन शुड बेजर पीएलसी प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट आर एज फॉलोस। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में जाते हो तो आपका मार्केट शेयर इनिशियली 2013 में 7% होगा, क्यों नए नए मार्केट में जा रहे हो। उसके बाद 2014 में इंक्रीज होकर 9% हो जाएगा, 15 में 15% हो जाएगा, और 16 में 15% हो जाएगा। तो यहाँ से हम सेल निकाल सकते हैं। गुड लक एवरीबॉडी, निकाल के दें मुझे। जी 2013 का मार्केट साइज क्या है? 1 ना वो तो 2012 का था। 1122 नहीं, वो तो 12 में 1100 है। 2% ग्रोथ के साथ 13 का आएगा ना। 1100 इंटू 1.02। क्या ख्याल है? तो अब इसको इंटू 1.02 करने में 1122 इंटू 1.02 कितना? 1144 1167 9 0 0 1 1 1 1 1 राउंडिंग राउंडिंग राउंडिंग। अब इस 1122 का 7% क्या है? 78.5 79 क्या है तुम्हें? नियरेस्ट मिलियन उसने खुद ही कह दिया। क्या ख्याल है? 103 ये आपकी क्या है? सेल। ये बात समझ आती कैसे निकाली है? मार्केट साइज मीन टोटल मार्केट सारे बिजनेसेस की इस प्रोडक्ट से सेल कितनी है, और वो ग्रोथ के साथ हमने देख ली और अपना मार्केट शेयर उस पर अप्लाई किया तो हमारी सेल आ गई। चलिए आगे। कॉस्ट डेटा FR1 आपने पढ़ी हुई है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ी हुई है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी। चलिए आज कैश फ्लो स्टेटमेंट FR1 भी टेस्ट होगी इसके अंदर। कॉस्ट डाटा में वो कहता है जी परचेजेज हैं आपके पास 40 50 58 62, और पेएबल एट द ईयर एंड हैं आपके पास कितने? 8 10 11 एंड 12। 8 10 11 एंड 12 के आपके पास क्या हैं? पेएबल्स हैं। हमें क्या चाहिए एनपीवी के लिए? कैश फ्लोस। परचेजेज से कैश इनफ्लो आएगा, आउटफ्लो आएगा? आउटफ्लो आएगा। और हमें FR1 की कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेएबल दिए जाएं तो परचेजेज आपकी कैश के इक्वल नहीं है।
अगर ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और पेएबल ना होते तो फिर हमारी परचेजेज ही कैश आउटफ्लो था, लेकिन चूंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और पेएबल दिया गया है तो दिस मीन आपका परचेजेस कैश के इक्वल नहीं है, तो हमें कैश परचेज निकालना पड़ेगा, कैश आउटफ्लो निकालना पड़ेगा। ये जो 2013 का क्लोजिंग बैलेंस है 2014 का ये ओपनिंग होगा, 2014 का क्लोजिंग बैलेंस 2015 का ओपनिंग भी होगा, और 2015 का क्लोजिंग बैलेंस 2016 का ओपनिंग भी होगा। क्या ख्याल है? तो क्या करना हमें? लेजर खोल देंगे, चार लेजर खोल देंगे। क्या ख्याल है? वर्किंग टू क्या निकालने जा रहे हैं हम? परचेजेस। और लेजर हमने पढ़ा हुआ है जी कि पेएबल लेजर का, पेएबल लेजर खोलेंगे ना, क्या ख्याल है? उसका ब्रॉड डाउन बैलेंस यहाँ पे आता है, कैरी डाउन बैलेंस यहाँ पे आता है, और जब हम परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो एंट्री होती है परचेजेस डेबिट पेएबल क्रेडिट, तो मीन परचेज यहाँ पे आएगी, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी हमारे पास? कैश। ओपनिंग बैलेंस 2013 का हमारे पास नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस उसने 8 दिया हुआ है, परचेज उसने 2013 की दी हुई है कितनी? 40, तो आपके पास कैश कितना आ गया? 32। ठीक हो गया। उसके बाद 2014 का लेजर खोलें, ब्रॉड डाउन बैलेंस आपके पास है 8, कैरी डाउन बैलेंस उसने दिया हुआ है कितना? 10, परचेज आपके पास कितनी? 50, तो कैश कितना आ गया? 48। क्या कह रहा? उसके बाद 2015 का खोलें, ब्रॉड डाउन बैलेंस आपके पास 10, क्लोजिंग बैलेंस 11, परचेज 58, तो कैश कितना आ गया? 57। चौथे साल का मुझे निकाल दें। $61। ब्रॉड डाउन कितना है? 11, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 12, परचेज कितने की है? 62, तो कैश कितना है आपका? 61। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये प्रोजेक्ट आपने 4 सालों बाद बंद करना है। क्या कह रहा है? तो क्या पेमेंट आप 4 सालों के बाद भी देते रहोगे या दे के बंद करोगे? दे के बंद करेंगे। क्या कह रहा है? दिस मीन ये तो कैश आपने दिया, साथ ही जो क्लोजिंग बैलेंस है इसका भी आप कैश दे के बंद करोगे। क्या कह रहा है? तो आपका जो कैश पेमेंट लास्ट ईयर में आएगी वो कितनी आएगी? 73 आएगी। ये बात समझ आती है? 4 साल का प्रोजेक्ट है, तो ये जो 12 क्लोजिंग बैलेंस है इसकी पेमेंट तो नेक्स्ट में होनी है ना, तो क्या नेक्स्ट तक वेट करेगा? क्या आप भाग गए और वो वेट करेगा मेरे पैसे आएंगे? नहीं, आपने पेमेंट भी सारी इसी के अंदर ही लेनी है, इन्हीं 4 सालों के अंदर ही लेनी है। फिर जो क्लोजिंग बैलेंस 12 का बचा है इसकी भी पेमेंट आपने इसी प्रोजेक्ट में ही इनकॉर्पोरेट करनी है, तो लास्ट ईयर का जो कैश पेमेंट होगी परचेजिंग की कितनी होगी? 73 रादर दैन 61। बात समझ आती है? क्यों? हमने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी कॉस्टिंग जो है वो कंप्लीट करनी है, इस प्रोजेक्ट के से रिलेटेड जो है वो सारी कॉस्टिंग यही बनेगी जी। सेल हमने निकाल लिया, परचेजेज निकाल लिया, नीचे उसने दिया जी पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर्स मीन कोई आपने एक्सटर्नल कंसल्टेंसी वगैरह ली इस प्रोजेक्ट के लिए तो उनकी पेमेंट्स हैं, तो कैश आउटफ्लो ये भी आएंगे 6, 9, 8, 8। क्या कहला? अभी तक इस प्रोजेक्ट हमें इन्वेस्टमेंट मिली है ईयर 0 में और ईयर 1 में रेजिजुअल वैल्यू। एक ओल्ड मशीन सेल होगी ईयर 0 में, 2 इनफ्लो आएगा, तो 1 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आउटफ्लो है, और हमारे पास सेल हमने निकाल ली इनफ्लो, और हमने परचेजेस आउटफ्लो निकाल लिया, पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर आउटफ्लो निकाल लिया। नीचे वो कहता है जी फिक्स्ड ओवरहेड टोटल फॉर बैजर पीएलसी विद न्यू लाइन विदाउट न्यू लाइन। फिक्स्ड ओवरहेड हैं, अगर आप इस प्रोजेक्ट में नहीं जाते तो क्या है 120, 100, 90, 80
लेकिन इस प्रोजेक्ट में जाते हो तो इंक्रीज़ होके इतने हो जाते हैं, तो हमने इंक्रामेंटल लेने हैं। क्या कहला है? तो ईयर 1 में हमारा 13 आएगा इंक्रामेंटल आउटफ्लो, ईयर 2 में 10, ईयर 3 में 9 और ईयर 4 में 10। क्या कहला है? अगर कोई इन्फ्लेशन नहीं बताया गया तो अभी तक तो यही बात है। लेबर कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, employees currently working in another department would be transferred to work on the new product line. These employees currently earns rupees 3.6 million. इस प्रोडक्ट पे काम करने के लिए हमें लेबर चाहिए, तो लेबर ऑलरेडी कहीं पे पड़ी है जो हम यहाँ पे लगाएंगे, और उस लेबर को जो पेमेंट्स होती हैं कंपनी की तरफ से वो 3.6 मिलियन होती है। मीन वो लेबर इतना कमाती है। अब अगर तो वो लेबर अल्टरनेटिवली कहाँ पे यूज़ हो रही थी और वहाँ से कोई बेनिफिट जनरेट हो रहा था और हम उस लेबर को यहाँ पे लाते हैं, तो बेनिफिट फॉरगॉन होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट होगी। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लेबर और क्या कर रही थी, क्या बेनिफिट दे रही थी, दिस मीन स्पेयर कैपेसिटी थी, मीन वो लेबर वहाँ पे वेली बैठी थी, हमने अगर यहाँ पे यूज़ कर ली तो क्या कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है? नहीं। 3.6 मिलियन हम उसे दे रहे थे, ये प्रोडक्ट नहीं भी बनाते वो दे रहे थे। क्या ख्याल है? हाँ, अगर तो वहाँ पे कोई काम कर रहे थे उससे इतने का बेनिफिट हो रहा था और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो बेनिफिट फॉरगॉन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट होगी। और अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि वहाँ पे क्या कर रही थी, क्या बेनिफिट दे रही थी, तो दिस मीन हम क्या ज्यूम कर रहे हैं कि वहाँ पे वेली बैठी थी। तो अगर हम इस प्रोडक्ट पे यूज़ करते हैं तो हमारी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी नहीं। तो ये 3.6 मिलियन अभी तक अगर देखा इतनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली इररेलेवेंट है, अनअवॉइडेबल है। अवॉइडेबल नहीं, क्या है? अनअवॉइडेबल है। क्या ख्याल है? मीन वो देना ही देना है, हम चाहे ये प्रोडक्ट बनाएं चाहे ना बनाएं। हम वो बैठे क्या कर रहे हैं, मक्खियाँ मार रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई बेनिफिट दे रहे हैं तो बेनिफिट फॉरगॉन हम कहेंगे रेलेवेंट है। क्या है? देखते हैं अभी। एन एम्प्लॉई करंटली अर्निंग रुपीज़ 2 मिलियन, दिस मीन वो बात वहीं तक रह गई, आगे कोई और एक एम्प्लॉई की बात आ गई। दिस मीन वो 3.6 क्या है? अनअवॉइडेबल कॉस्ट, मीन इररेलेवेंट। ठीक हो गया? मीन अगर हम नई प्रोडक्ट पे नहीं जाते तो फिर भी उनको 3.6 मिलियन दे रहे हैं, नई प्रोडक्ट पे जाते हैं तो फिर भी 3.6 मिलियन ही देना है। लेकिन यहाँ पे लाने से क्या कुछ अफेक्ट हो रहा है? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर वो अफेक्ट हो रहा था फिर तो हम कहते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट थी। जब कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो हम क्या ज्यूम कर रहे हैं कि वो विले बैठे थे। क्या ख्याल है? ये फारिग हो चुके थे, तो 3.6 मिलियन ही देते रहना है जो पहले दे रहे थे। तो नई प्रोडक्ट से कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आप दे रहे। क्या ख्याल है? तो इसलिए ये 3.6 क्या हो गया? इररेलेवेंट। क्यों? अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, अवॉइडेबल नहीं है। An employee currently earning rupees 2 million would be promoted to work on the new line at a salary of rupees 3 million per annum. एक एम्प्लॉई ऑलरेडी काम कर रहा था 2 मिलियन से, अब हम उसको ला रहे हैं कहाँ पे? नई प्रोडक्ट लाइन पे, तो अब सैलरी देना पड़ेगी 3 मिलियन। तो 2 तो पहले दे रहे थे, नई प्रोडक्ट की वजह से एक एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो एक रेलेवेंट है। क्या ख्याल है? अ न्यू एम्प्लॉई वुड बी टू फिल द वेकेटेड पोजीशन, लेकिन उसकी जगह पे हमें एक नया एम्प्लॉई लाना पड़ेगा, और जब नया एम्प्लॉई लाना पड़ेगा तो उसे कितना देना पड़ेगा? 2 मिलियन ही देना पड़ेगा। तो अब पूरा का पूरा ये 3 मिलियन हमारे लिए क्या बन गया? रेलेवेंट। वो 2 मिलियन इररेलेवेंट। क्यों? पहले इसको दे रहे थे, अब इसकी जगह पे किसी और एम्प्लॉई को दे देंगे। मीन इसका नटशेल ये निकला कि हमने नई प्रोडक्ट के लिए एक नया एम्प्लॉई अपॉइंट किया है जिसे 3 मिलियन देना है। क्या ख्याल है? मीन लॉजिकल देखा जाए तो शायद इस तरह का मतलब निकला है। मीन उधर वाला बंदा यहाँ पे 3 मिलियन में ले आए, उधर एक नया बंदा 2 मिलियन पे ले आए, तो वो 2 मिलियन पहले भी हो रहा था, 2 अब भी है, तो वो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है। हाँ, हमारे प्रोजेक्ट्स पे क्या है? 3 मिलियन पे करना है, तो एवरी ईयर 3 मिलियन की लेबर कॉस्ट भी आएगी। आउटफ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो, 3.6 इररेलेवेंट हो गया। बात समझ आती है? आगे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। As a direct result
of introducing the new product line, employee in another department currently earning rupees 4 million would have to be made redundant at the end of 2013, resulting in a redundancy payment of rupees 6 million at the end of 2014. दोबारा पढ़िएगा। As a direct result of introducing the new product line, इस प्रोजेक्ट पे जाने की वजह से employee in another department currently earning rupees 4 million would have to be redundant. मीन एम्प्लॉई किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहा था जहाँ पे अर्न हो रहा था 4 मिलियन, वो रिडंडेंट करना पड़ेंगे। मीन इस प्रोजेक्ट की वजह से 4 मिलियन का जो बेनिफिट एम्प्लॉयज़ दे रहे थे वो बंद हो जाएगा। एम्प्लॉई इन अनदर डिपार्टमेंट करंटली अर्निंग रुपीज़ 4 मिलियन वुड हैव टू बी मेड रिडंडेंट एट द एंड ऑफ 2013। मैं किसी और डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई काम कर रहे थे और एम्प्लॉई अर्न कर रहे थे कितना 4 मिलियन, तो उन्हें रिडंडेंट करना पड़ेगा। 4 मिलियन अर्न कर रहे थे तो उन्हें रिडंडेंट करना पड़ेगा। कंपनी तो नहीं अर्न कर रही थी ना, एम्प्लॉई अर्न कर रहा था। क्या ख्याल है? एम्प्लॉई अर्न कर रहा था 4 मिलियन, would have to be made redundant at the end of 2013, resulting in a redundancy payment of rupees 6 million at the end of 2014. हमें पेमेंट कितना करना पड़ रही है? 6 मिलियन। वो 4 मिलियन क्या कंपनी का लॉस हो रहा है, एम्प्लॉई का हो रहा है? एम्प्लॉई का हो रहा है। तो वो 4 मिलियन एम्प्लॉई कमा रहा था। अब अगर वो नहीं कमाएगा तो 2014 में उसे 6 मिलियन हम दे देंगे। क्या कह रहा है? वो जो 4 मिलियन हम दे रहे थे इस फ्रॉड की वजह से दे रहे थे? नहीं, वो तो अदर फ्रॉड की वजह से दे रहे थे। अगर ये होता कि कंपनी को 4 मिलियन का बेनिफिट मिल रहा था और एम्प्लॉय को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो 4 मिलियन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होनी थी, जब नहीं मिलना था। एम्प्लॉय 4 मिलियन कमा रहा था, हमें क्या करना पड़ेगा? उसे रिडंडेंट करना पड़ेगा। रिडंडेंसी की पेमेंट हमें कितना करना पड़ेगी? 6 मिलियन की करना पड़ेगी। वो 4 मिलियन इस प्रोजेक्ट के साथ तो एसोसिएटेड नहीं है ना। 4 मिलियन हमारे लिए सेव हो रहा है। मीन अगर उस एम्प्लॉय को हम रिडंडेंट करते हैं, 6 मिलियन की हमारी रिडंडेंसी पेमेंट्स 2014 में जाएगी, तो एवरी ईयर ये जो 4 मिलियन हम दे रहे थे ये बचेगा। इसकी वजह से, इस प्रोजेक्ट की वजह से बचेगा। यूँ आप कहना चाह रहे हो? मीन ये जो 4 मिलियन हम उस एम्प्लॉय को दे रहे थे हर साल, अब इस प्रोजेक्ट पे लाने से वो हम नहीं देंगे, तो ये 4 मिलियन हमारी क्या होगी? सेविंग होगी, रिडंडेंसी सेविंग। और साथ 6 मिलियन की रिडंडेंसी पेमेंट हमें करना भी पड़ेगी। कहाँ पे? 2014 में। 2014 में तो शायद 2 का इफेक्ट आएगा, लेकिन ओवर द पीरियड देखा जाए तो 4 मिलियन की सेविंग होगी इन ईयर 2013, 14, 15, 16। हमें क्या करना पड़ेगा? ये 4 मिलियन नहीं देना पड़ेगा। क्या ख्याल है? नहीं देना पड़ेगा। मीन सेविंग होगी। 2013 में भी सेविंग होगी। तो दिस मीन 2013 की पेमेंट तो हम करेंगे, तो वहाँ पे तो सेविंग नहीं होगी। सेविंग कहाँ पे होगी? 14, 15, 16 में। तो 14, 15, 16 की ये 4 मिलियन की पेमेंट हमें फिर नहीं करना पड़ेगी इस प्रोजेक्ट की वजह से। हाँ, 2014 में साथ हम 6 मिलियन का कैश आउटफ्लो रिडंडेंसी पेमेंट रिकॉर्ड भी करेंगे और ये रिडंडेंसी सेविंग 14, 15, 16 की भी रिकॉर्ड करेंगे। ये बात अब समझ आती? हाँ, कि अगर हम एक एम्प्लॉय किसी और जगह पे काम कर रहा था, उसे हम 4 मिलियन दे रहे थे, अब उसे इस प्रोजेक्ट पे लाते हैं तो उसे हम क्या करेंगे? रिडंडेंट कर देंगे एंड ऑफ 2013। दिस मीन 2013 की पेमेंट तो उसे 4 मिलियन की होगी जो पहले भी हो रही थी। तो इसे रिडंडेंट करने से वो जो पेमेंट हम कर रहे थे 4 मिलियन की, अब वो 14, 15, 16 में नहीं करेंगे, तो सेव हो जाएगा। और साथ हम रिडंडेंट करते वक्त 2014 में क्या करेंगे? 6 मिलियन का कैश आउटफ्लो इस प्रोजेक्ट की वजह से देंगे। मीन 2014 के अंदर नेट इफेक्ट 2 आउटफ्लो रह जाएगा। क्या ख्याल है?
और 15-16 में क्या होगा, 4-4 मिलियन की सेविंग रहेगी, इनफ्लो रहेगा। ये बात समझ आती है? आगे अगर हम चलें, मटीरियल कॉस्ट। द कंपनी होल्ड अ स्टॉक ऑफ मटीरियल एक्स विच कॉस्ट रुपीज 6.4 मिलियन लास्ट ईयर। कंपनी के पास एक मटीरियल पड़ा था जिसकी कॉस्ट कितनी है, 6.4 मिलियन। ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है। देयर इज नो अदर यूज फॉर दिस मटीरियल, इसका कोई अदर यूज भी नहीं है। If it is not used, the company would have to dispose of it at a cost of to the company of rupees 2 million। अगर आप रेलेवेंट कॉस्ट वाले पेजेस पे आओ, जहाँ पे आपने कुछ रेलेवेंट कॉस्ट पढ़ी थी, प्लीज़ आइएगा ज़रा, रेलेवेंट कॉस्ट वाले पेजेस पे आएंगे। अगर आप पेजेस मिले थे ना आपको, रेलेवेंट कॉस्ट जब हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमने मटीरियल से रिलेटेड कुछ बातें की थी। पेज 3 था शायद। रेलेवेंट कॉस्ट वाले पेजेस पे आइएगा। पहला सिनेरियो हमने पढ़ा था कि मटीरियल जो है वो स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो दिस मीन ये काम करने के लिए हमें नया बाय करना पड़ेगा, तो नया जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो रेलेवेंट होगी। दूसरा केस था कि मटेरियल जो है वो अवेलेबल है स्टॉक में लेकिन उसका फ्रीक्वेंट यूज़ है, तो दिस मीन फ्रीक्वेंट यूज़ के लिए हमें नया बाय करना पड़ेगा या फिर इसके लिए नया बाय करना पड़ेगा, तो नया जो भी बाय करना पड़ेगा वो रेलेवेंट कॉस्ट है। तीसरा केस कहता है मटेरियल इज अवेलेबल इन स्टॉक एंड हैज़ नो रेगुलर यूज़, जो इस क्वेश्चन में आ गया। उसमें आगे डिफरेंट सिनेरियो थे। नंबर 1 कहता है कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ एट ए कॉस्ट, कैन बी डिस्पोज ऑफ एट ए कॉस्ट। डिस्पोजल का एक तो मतलब होता है सेल करना। मटेरियल की डिस्पोजल का मतलब क्या है कि कुछ कंपनीज जो हैं लाइक केमिकल में जो डील करती हैं, इनको अपना जो वेस्ट है मटेरियल का, ख़राब हो गया मटेरियल, क्या कहला है, ऑब्सोलीट हो गया मटेरियल, ये डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, मीन डंप करना पड़ता है कहीं पे। ऐसे ही आप बाहर नहीं फेंक सकते, ऐसे ही आप दरियाओं नहरों में नहीं फेंक सकते, ये आपको प्रॉपर्ली डंप करना पड़ता है, डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, और उसके ऊपर क्या आती है, कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है। यहाँ पे डिस्पोज कॉस्ट का मतलब क्या है, डिस्पोजल सेल नहीं, मटेरियल को डिस्पोज करना है, मीन मटेरियल को आपने ख़त्म करना है। ख़त्म करने का मतलब क्या, कहीं पे आपने कोई गड्ढा खोद के ज़मीन के अंदर इसको दबाना है, ऐसे ही खुली हवा में नहीं फेंक सकते, अदरवाइज एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो सकता है, अदर लिविंग थिंग्स अफेक्ट हो सकती है। तो मटेरियल क्या कह रहा है, अवेलेबल है, उसका कोई रेगुलर यूज नहीं है, लेकिन कैन बी डिस्पोज ऑफ एट ए कॉस्ट, एक कॉस्ट के थ्रू डिस्पोज ऑफ हो सकता है। तो डिस्पोजल कॉस्ट सेविंग इज एन अवॉइडेबल कॉस्ट एंड विल बी रिकॉर्डेड एज रेलेवेंट बेनिफिट। तो वो अगर आप इसे यूज कर लेते हो तो डिस्पोज ऑफ नहीं करना पड़ेगा, डंप नहीं करना पड़ेगा, और वो जो डंपिंग की, डिस्पोज ऑफ करने की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो वो बेनिफिट क्या होगा, रेलेवेंट इनफ्लो। ये बात समझ आती है। दूसरा केस क्या था, कांट बी सोल्ड एज स्क्रैप एंड हैज़ नो अल्टरनेटिव यूज़, मीन ना स्क्रैप में सेल हो सकता है, ना कोई अल्टरनेटिव यूज़ है, ना कोई डिस्पोज ऑफ करना है, तो रेलेवेंट कुछ भी नहीं है। तीसरा केस क्या था, कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप ओनली, तो कितने पे सेल हो सकता है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एलिमेंट थी। चौथा केस क्या था, कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप और इट हैज़ सम अल्टरनेटिव यूज़, तो देखेंगे हायर बेनिफिट क्या है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, रेलेवेंट होगी। ठीक हो गया। अब आ जाएं क्वेश्चन में, अब आ जाएं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो सर क्वेश्चन आपका कह रहा है द कंपनी होल्ड अ स्टॉक ऑफ मटीरियल एक्स विच कॉस्ट रुपीज 6.4 मिलियन लास्ट ईयर, देयर इज नो अदर यूज फॉर दिस मटीरियल, if it is not used the company would have to dispose of it at a cost to the company of rupees 2 million in 2013, this would occur early in 2013। तो आपको डिस्पोज ऑफ नहीं करना पड़ेगा अगर आप यूज़ करते हो,
तो 2 मिलियन आपकी क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। तो इनफ्लो आ जाएगा कहाँ पे, ईयर 0 में, अर्ली ऑफ 2030। तो ईयर एक्स से रिलेटेड हमें जो है वो ईयर 0 में क्या मिलेगा, इनफ्लो मिलेगा, कितने का, 2 मिलियन का। बात समझ आती है, डिस्पोजल कॉस्ट जो सेव होगी, बेनिफिट। चलिए आगे। मटीरियल Z इज ऑल्सो इन स्टॉक एंड विल बी यूज्ड ऑन द न्यू लाइन। मटीरियल Z भी एक चाहिए ये नई प्रोडक्ट बनाने के लिए, और वो भी स्टॉक में है। इट कॉस्ट द कंपनी ₹3.5 मिलियन सम ईयर्स अगो। कुछ साल पहले 3.5 मिलियन का खरीदा गया था। इररिलेवेंट, खरीदा जा चुका है, अभी नहीं खरीद रहे। द कंपनी हैज़ नो अदर यूज़ फॉर इट, कोई अदर यूज़ भी नहीं है। बट कुड सेल इट टू ऑन द ओपन मार्केट फॉर ₹3 मिलियन अर्ली इन 2013, लेकिन 3 मिलियन का बिक सकता है। तो 3 मिलियन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कैश आउटफ्लो मटीरियल Z से रिलेटेड। कहाँ पे, कौन सी ईयर में, ईयर 0 में, अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ईयर 0 में। तो मटीरियल X से रिलेटेड 2 का इनफ्लो है, क्यों, डिस्पोजल कॉस्ट आपकी बच जाएगी। और मटीरियल Z से रिलेटेड आपका 3 का आउटफ्लो है, क्यों, इतने का सेल हो सकता था, मीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये लॉस होगी। ये बात समझ आती, क्या कह रहा, चलो आगे। ओके, फर्दर इंफॉर्मेशन, द ईयर एंड पेएबल आर पेड इन द फॉलोइंग ईयर। मीन कैश हर साल का, हर साल में निकलेगा नहीं, 1 साल का पेएबल नेक्स्ट ईयर में पे होता है। The company's cost of capital is constant 10% per annum. It can be assumed that operating cash flow occurs at the year end. Time 0 is 1st January 2013. T1 mean year 1 को T1, T2, T3 यूँ भी लिखा जा सकता है, year 0, 1, 2, 3 की बजाय। So T1 is 31st December 2013 etc. NPV कैलकुलेट करनी है। हाँ जी, कर लेते हैं, क्या मसला। सो उसने कहा जी कि आपने T0, T1, T2, T3, T4 लिखना है रादर देन ईयर 0, 1, 2, 3, 4। क्यों, उसने T कह दिया, हम T लिख देते हैं, टाइम 0, 1, 2, 3, 4। सो कोई टैक्स की कैलकुलेशन तो नहीं है इसके अंदर, तो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कहला है, टैक्स की कैलकुलेशन नहीं है। क्यों, अगर हो तो फिर हम क्या करते हैं, सेल एक्सपेंसेस, पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड पे लिखेंगे। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं जी। और हम ले रहे हैं जी रुपीस इन मिलियन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, 180 मिलियन की, लेकिन उसने कहा जी कि आपको मिल भी जाएगा कितना, 25 मिलियन रेजिजुअल वैल्यू। क्या कह रहा है, ओल्ड मशीन से आपको मिलेगा कितना, 2, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप क्या करोगे, लॉस भी करोगे, ऐसा। उसके बाद सेल से आपको मिल रहा है 79,103 ईयर 1 में ना, 79,103, 175, 179, ठीक हो गया। परचेजिस 32 नेगेटिव है, 48 नेगेटिव है, 57 नेगेटिव है, 73 या 2, 73, 61 + 12। क्यों, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई है वो भी हमने क्या करना है, ईयर एंड पे करके जाना उसका भी। उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टर है कितना, 6, 9, 8, 8। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, इंक्रीमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड, क्या ख्याल है, फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्रीमेंटल पेबल नेक्स्ट ईयर में पे होगी,
ईयर एंड पेबल्स आर, द ईयर एंड पेबल्स आर पेड इन द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट ईयर में पे होंगे, नेक्स्ट ईयर में पे होंगे। मीन करंट ईयर की जो परचेजेज हैं उसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होंगी। हाँ, मतलब पिछले साल के अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस थे तो वो हम ले रहे हैं ना। देखें ना, पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस ये थे, क्लोजिंग करंट ईयर का ये है, परचेजेज करंट ईयर की ये हैं, तो ये जो पेमेंट हुई है 48 की बेसिकली क्या हुई हैं, पिछले वाली ही पे हुई हैं। क्या ख्याल है? ये 48 जो है करंट ईयर की परचेज देखिए वो तो 50 की थी ना, तो उसके अकॉर्डिंगली नहीं निकला, तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के अकॉर्डिंगली ले रहे हैं, इसमें नेक्स्ट वाली ही पेमेंट ले रहे हैं। बात समझ आती? क्या ख्याल है? मतलब इधर की परचेजेज थी 40, पेमेंट आपने कितनी की? ठीक है, ऐसे मतलब यही 32 ही आएगा ना 2013 का। पेबल्स है, मतलब पेमेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर में होनी है, लेकिन बैलेंस है किस साल का, लिखेंगे तो उसी साल में। क्या ख्याल है? लिखेंगे तो उसी साल में ना। हाँ, हाँ, तो वो शामिल है, वो शामिल है। ठीक हो गया, तो ठीक निकल रहा है। इधर 10 और 50 तो उसमें वो शामिल है। नेक्स्ट क्या? फैक्ट्री ओवरहेड इंक्रीमेंटल कितने निकाले आपने? 13 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 10 यहाँ पे। और के खर्चे बाकी आगे आ गया लेबर और मटेरियल, लेबर और मटेरियल ही बस रह गया। चलें जी, लेबर देखिएगा। लेबर की सूरत में क्या हुआ, एक तो हमें वो जो नया एम्प्लॉय रखना पड़ा उसका हमें जो है वो 3 देना पड़ेगा। क्या ख्याल है? तो न्यू एम्प्लॉय एवरी ईयर देना पड़ेगा 3। क्या ख्याल है? 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। कुछ रिडंडेंसी सेविंग हमारी होगी 4 चार्ज की। क्या ख्याल है? रिडंडेंसी सेविंग मीन अगर स्टाफ रिडंडेंट करते हैं तो सूरत में सेविंग होगी कितने? 4 की। कहाँ से? 2013 से या 14 से? 14 से। क्यों? 13 का तो हम पे करके जो है वो रिडंडेंट करेंगे, तो सेविंग 13 में नहीं हुई। क्यों? 13 में रिडंडेंट करेंगे तो उसकी पेमेंट करके करेंगे। ठीक हो गया। और हमें स्टाफ रिडंडेंट करना है तो रिडंडेंसी कॉस्ट भी हमने कुछ बेयर करनी है, और वो एक ही दफ़ा बेयर करनी है, हर साल नहीं होती। एक दफ़ा बेयर करके बस ख़त्म हो गया। कब? 2014 में। कितने का? 6 का। और कोई लेबर की बात रहेगी हो? नहीं। उसके बाद हम चले गए मटीरियल में, और मटीरियल हमारे पास एक्स भी है और जी भी है। एक्स से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, 2 की सेविंग हो रही है, डिस्पोजल कॉस्ट हमारी बच रही है कहाँ पे? ईयर 0 में बच रही है। कितने की? 2 की। और जी से रिलेटेड हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट होगी। कितने की सर? 3 की। तो ये आउटफ्लो आएगा 3 का। कब? आज ही। और कोई चीज़ रह गई हो? कुछ भी नहीं रह गया। नेट कैश फ्लोज निकाल लें फिर हम। नेट कैश फ्लोज 179 नेगेटिव, 79 माइनस कितना? 25, 31। नेक्स्ट 102, 113। डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%।
इसका 1 है, इसका 0.909 है, इसका 0.826 है, 0.751 है, 0.683 है, और हमारे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू। $179 नेगेटिव, बाकी आपने मुझे देनी होती है। 23, 26, फिगर दे दो। 77, ये भी 77। NPV NPV 24 मिलियन पॉजिटिव। क्या ख्याल है? क्या उसने कोई डिसीजन भी आपसे मांगा है? कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रपोज न्यू प्रोडक्ट लाइन वर्क टू नियरेस्ट मिलियन। नहीं, कोई डिसीजन नहीं मांगा आपसे, सिर्फ एनपीवी कैलकुलेट करके उसके मुंह पर दे मारो। चले आगे, भाग जाओ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इतना ही बड़ा है। पंद्रह नंबर का क्वेश्चन आया इस अटेम्प्ट में। रेलेवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं था, इन्फ्लेशन वगैरह, डेप्रिसिएशन, ये चीज़ें थी, लेकिन रेलेवेंट कॉस्ट का इस तरह का कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन आ सकता है। इनफैक्ट पूरा का पूरा रेलेवेंट कॉस्ट मटीरियल से रिलेटेड भी, FOS से रिलेटेड भी, लेबर से रिलेटेड भी, रेलेवेंट इरेलेवेंट कॉस्ट, इन पूरा टॉपिक टेस्ट कर लिया उसने। इसी क्वेश्चन को 15 नंबर का बना के भी टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि 15 नंबर को भी जस्टिफाई ये कर रहा है, जरूरी नहीं कि 20 नंबर ही इसके होने चाहिए थे। ये तो कॉस्ट, पुरानी कॉस्ट में एग्जामिनर को शायद 5 नंबर के लिए कोई क्वेश्चन मिला नहीं होगा, तो उसने 20 नंबर कर दिए होंगे। अदरवाइज़ 15 नंबर का भी जस्टिफाई होता है कि